खबर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति और बयान, इनका चोली दामन जैसा साथ है। कुछ बयान ऐसे हैं जो राजनीति में उछाल ला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में इनकी एक बयासी आ चली है। राजस्थान की राजनीति में ये बयान और थोड़ी सी तेज हो गई है, क्योंकि जो बयान दिया गया है वो दिया गया है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, और बयान दिया गया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर। कहा गया है कि एजेंसियां और ये जो पद हैं, इन पर बैठे जो लोग हैं, वो दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पलटवार आना था, जाहिर सी बात है, लाजमी भी बनता है, पलटवार हुआ भी। ये कहा कि हम किसी दबाव में नहीं है, राजस्थान का पानी पीने वाला किसी दबाव में नहीं आ सकता, और ना कोई एजेंसी दबाव में आ रही है। पुराने 1966 से लेकर 77 तक के कार्यकाल का भी जिक्र हुआ। खैर, बयानों पर ये जो राजनीति और जिस तरह के आरोप इन बयानों के जरिए लगाए गए हैं, उनको लेकर आज हम इस खास खबर में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश कटारा जी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पहले भी कई बार बयान हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो जिस तरह की मुखर भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, उनमें वो तेजी नजर आ रही है जो उनके उस दौर में हुआ करती थी जब उनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, या फिर थोड़ी सी तलखी तब दिखने लगी जब उनका तीसरा कार्यकाल जाने वाला था, तब जो मानेसर वाला बयान मामला हुआ, उसके बाद वो तलखी एक बार फिर नजर आने लगी, और इस बार सीधा उन्होंने निशाना बनाया है उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को और साथ ही एजेंसियों को। आपको क्या लगता है, इस बयान के कारण इस वक्त क्या हो सकते हैं? देखिए प्रभात जी, जिस तरीके का बयान मतलब पूर्व मुख्यमंत्री आपने भी जिक्र किया, गहलोत जी ने जो कहा कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। अब दबाव किसका हो सकता है? जो एक सत्ताधारी दल होता है केंद्र में, उसका दबाव, मतलब उनका इशारा उस तरफ था कि उनके दबाव में वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने उन सब चीजों का मतलब एक स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नहीं है, दबाव में वो आ नहीं सकते। साथ में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी कहा कि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को जानता हूँ, वो भी कहीं दबाव में नहीं आ सकते। तो ये एक चीज है। लेकिन देखिए, ये सियासी तौर पे लगाया गया एक आरोप है। वह उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको मैं भी 30-35 सालों से जानता हूँ। उनकी राजनीतिक, उनकी कार्यशैली भी मैंने बहुत नजदीक से देखी है। वो ना तो किसी को दबाव में लेते हैं, ना कभी खुद भी दबाव में नहीं आते। उनके आप पुराने 93 से 98 राजस्थान विधानसभा के वो सदस्य रहे, उस समय के भी देख लीजिए, वो कभी दबाव में नहीं आते। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब भी वो कहीं किसी के दबाव में नहीं आए। वो एक संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। वो एक कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। वो अपनी एक मर्यादा को, संविधान की भी उस चीजों को, सब चीजों को जानते हैं। तो वो अपने संवैधानिक दायरे में जो उनको एक शक्तियां प्राप्त हैं, उनके तहत कार्य करते हैं। और ना वो कभी मतलब दबाव वाली चीज तो मतलब मेरे तो मानने में कहीं नहीं आती कि वो किसी दबाव में काम करते होंगे। उनके जो राज्यसभा के संचालन की भी कई बार हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे उन चीजों को, तो वो कहीं दबाव में उसमें नहीं आते। वो प्रतिपक्ष को भी पूरा मौका देते हैं। और उनके एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक क्विक मतलब निर्णय भी करते हैं, और एक हाजिर जवाबी भी है। और वो हर चीज को मतलब किसी रूप में एक मजाक के रूप में भी, मतलब एक हंसी और मतलब उसको एक गंभीर चीज जो होती है उसको भी बड़े मजाक के रूप में, गंभीरता को भी, और जो तनाव की स्थितियां भी आती हैं सदन में, तो राज्यसभा के संचालन में उनका देखा तो वो उन चीजों को भी कहीं खत्म करते हैं। तो दबाव वाली चीज, अब ये आरोप जो लगाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रतिपक्ष के लोग बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहे हैं जो संवैधानिक पदों पे। राज्यपाल के पद पे भी अटैक होता है। यदि केंद्र में सरकार, ये राज्य में दूसरे दल की सरकार है और केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो पद के, उन पे भी कहीं ना कहीं अटैक करते हैं। अब हमारे राजस्थान के राज्यपाल बागड़े जी ने भी आज ये कहा कि वो उन सब चीजों को, जो जन कल्याणकारी योजना है सरकार चलाती है, उनका लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उसकी वो मॉनिटरिंग करते हैं। वो अपने संवैधानिक दायित्व का, वो जिलों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं, उनकी बैठ के ले रहे हैं कि जो जन कल्याण के कार्य सरकार चला रही है वो असल में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ये एक अच्छी चीज भी है लोकतंत्र में। कोई एक संवैधानिक संस्था है राज्यपाल जैसी, यदि वो इन चीजों को देखे तो सरकार को भी मतलब अपने काम में चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा।
कि भाई राज्यपाल महोदय भी जा रहे हैं, वो हमारे कामों की परीक्षण कर रहे हैं निचले स्तर पे, जिनके गरीब आदमी को, आदिवासी, दलित वर्ग, जिनके लिए हम योजनाएं बनाते हैं, सरकार जिनके लिए योजनाएं बनाती है, वो वास्तव में धरातल तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। यदि इस तरीके की संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि काम करते हैं तो एक अच्छी चीज है। अब दबाव वाली चीज जो अपना मूल विषय है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दबाव विपक्षी लोग लगाते हैं। यदि दूसरे दल के अब सरकार आ जाती है कहीं, तो वो पद पे जहाँ बैठेंगे लोग, तो दूसरे जो अभी मौजूदा सत्ता में लोग हैं वो आरोप लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बंद होनी चाहिए। आरोप जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप राजनीतिक तौर पे तो कहीं ना कहीं आप आपस में आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस भाजपा पे लगा सकती है, भाजपा के लोग कांग्रेस पे लगा सकते हैं, तो वो है। अब यहाँ प्रतिपक्ष है, हमारे देश में प्रतिपक्ष कहा गया है, विरोधी दल नहीं कहा गया है। विरोधी कोई नहीं है, विचारों के विरोध है। जो प्रतिपक्ष में है, जनता ने चुना, जनता दोनों को चुनती है, एक को सत्ता में बैठाने के लिए चुनती है, एक को प्रतिपक्ष में बैठाने के लिए चुनती है। तो दोनों के अपने अपने अलग दायित्व हैं। यदि उन चीजों को लेके यदि काम किया जाए तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं जनहित में काम होगा जाएगा उसको। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। चलिए जी, देखिए कांग्रेस के बयान आपने सुने। ये बात सही है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन वो राजनीति तक सीमित होते हैं। राजनीतिक पद को लेकर आप अगर किसी पर राजनीतिक पद पर किसी पर आरोप लगाते हैं, हो सकता है कि वो आप उनकी कुछ कमियां सामने रखते हो, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा जो व्यक्ति होता है वो राजनीति से बिल्कुल परे होता है। उसके बावजूद अगर इन पदों पर किसी तरह की आपत्ति उठाई जाती है विपक्ष की तरफ से, और खासतौर पर इसके साथ ये भी शामिल किया जाता है कि जो एजेंसियां है, जो टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही हैं। और उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 6-6 बजे शपथ दिला दी जाती है, सरकारों को गिरा दिया जाता है। उन्होंने बहुत लंबा जिक्र किया है और उनकी जिक्र उस सूची को जारी करते हुए कहा है कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि राजनीतिक जो दबाव है वो उन पर बना हुआ है। शैलेश जी। देखिए प्रभात जी, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस विशेषकर इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें कांग्रेस के नेता, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे टीकाराम जूली जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, अपनी प्रासंगिकता अपनी पार्टी में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप गहलोत साहब को देखिए, पिछले 5 दिन जैसे ही वो जोधपुर पहुंचे, उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे वक्तव्य दिए जिनका राजस्थान की राजनीति या देश की राजनीति में कहीं कोई इनकी उपस्थिति या कहीं कोई प्रासंगिकता नहीं रही। अब कभी वो कहते हैं सीएम साहब पर ये क्या हो रहा है, कभी कहते हैं कि देवनानी जी इस दौड़ में है, कभी कहते हैं कि राज्यपाल, कभी उपराष्ट्रपति, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर। तो इस स्थिति में मैं इतना ही कह सकता हूं अशोक गहलोत जी के वक्तव्यों पर कि वो अपनी ही पार्टी में अपनी उपस्थिति, जो डोटासरा और जूली जी का एक कैंप बन चुका है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, राजस्थान की धरा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से अशोक गहलोत जी पिछले लंबे समय से जो उनका आला कमान है, उनकी निगाह में जो उनका गिरावट आई है ग्राफ में, और वो देख भी रहे हैं कि तमाम तरीके की कई बैठकों में उनको उपस्थिति तक नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में वो उन विषयों को जिनको राहुल गांधी उठाते हैं, जो राहुल गांधी की एक आदत बन चुकी है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, चाहे न्यायपालिका पर उठाना, इलेक्शन कमीशन पर उठाना, ऐसी राज्यपाल, राष्ट्रपति, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। वही वो पुनरावृत्ति और राजस्थान में कर अपने आप को आला कमान की नजरों में बताना चाहते हैं कि मैं आपकी लाइन पर चल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आला कमान की निगाह में, नजर में, और राजस्थान की जनता की निगाह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर इन आरोपों का कोई वो नहीं है। और जिनका जवाब आज चाहे माननीय उपराष्ट्रपति जी हो, चाहे राज्यपाल जी हो, सबने दे दिया कि ना मैं दबाव में आता हूं ना दबाव में लेता हूं। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि आजकल अशोक गहलोत जी को वो सब कुछ दिखता है जो उन्होंने पिछले 5 साल में करा। चाहे वो कभी उनको अपनी कुर्सी खिसकती दिखती थी, 5 साल उनकी कुर्सी की खींचातानी रही, जो अंतर कले रहा उसको भी कभी जाहिर करते हैं कि ऐसा कुछ राजस्थान में हो रहा है। कभी वो जिस तरीके से उन्होंने आलाकमान को आग दिखाई, तो कभी इस तरीके का वक्तव्य देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, जो विधानसभा के उन्होंने इस्तीफे तक स्वीकार नहीं की सदस्यों के, जब आलाकमान के प्रतिनिधि जो आए थे सदस्य और उनको आग दिखाई थी, तो वो सब बातों को, चाहे विधानसभा अध्यक्ष पर हो, कभी उपराष्ट्रपति पर हो, कभी माननीय मुख्यमंत्री पर हो, कभी चाहे उपराष्ट्रपति जी पर हो, इस तरीके के बयान देकर केवल अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वो लोग जिन्होंने प्रभात जी इस देश में, इस देश के इतिहास में 77-78 साल के राज में 60 साल प्रत्यक्ष रूप से राज किया कांग्रेस ने, चाहे वो नेहरू जी का राज हो, इंदिरा जी का राज हो, मनमोहन जी का जो सुपर। जी चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, शायद वो तकनीक खामी की वजह से आप से हमारा संपर्क कट गया है। राजीव जी, आपने सुना बीजेपी का ये कहना है कि देखिए संवैधानिक पद पर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जिक्र किया गया है कि जो 1966 से 1977 तक अगर ये बात करें कि राजनीतिक दबाव क्या होता है
और आपातकाल क्या होता है, जो आपातकाल का जिक्र भी उन्होंने किया और ये कहा है कि 11 साल का जो वक्त था 1966 से 1977, कुल जो आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी की बात कर, कौन कांग्रेस ऐसे कैसे सवाल उठा सकती है किसी पद पर, किसी व्यक्ति पर जिसने 11 साल में 39 बार इसका इस्तेमाल किया हो आर्टिकल 356 का, वो कैसे सवाल उठा सकती है? राजेश जी। देखिए डॉक्टर साहब, ये सारी चीज देख रही है, 11 सालों में जो देखने को मिल रहा है, या आप देखिए जितनी इनकी संस्था है, संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही है। आपने देखा था महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे 6 बजे शपथ दिला दी गई, कहाँ किस इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है शपथ दिला दी? आप बताइए। आप हमारी एक राज्यसभा सांसद थी जयावतन जी, उन्होंने भी एक क्वेश्चन उठाया था राज्यसभा, आपको पता है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जी एक बदले की भावना से, मतलब किस तरह से काम करते हैं, आपने देखा तो अच्छी तरह से। तो सत्पाल मलिक जी ने भी सब सवाल उठाया, सत्पाल मलिक जी ने किसानों की बात की, सेना की बात की, उसके बाद इन्होंने उनके साथ क्या किया बताइए आप? जब कुछ संवेदनशील कोई संवैधानिक पद को संवैधानिक पद पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बीजेपी का यह कहना है कि देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये अपना फर्ज भी समझता है विपक्ष, और सत्ता पक्ष भी सोचता है कि विपक्ष की कुछ कमियों को सामने लेकर आए, लेकिन विपक्ष का जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष की कमियों को लेकर आए। लेकिन संवैधानिक पद जिनका राजनीति से सीधा कोई प्रत्यक्ष तौर पर तो कोई काम है ही नहीं, कोई सीधा सरोकार ही नहीं है, उन पर सवाल उठाना ये बड़ा विषय बता रहे हैं बीजेपी। देखिए आप देखिए ना, 5 बजे कौन सी संवैधानिक पद पे कहां न्याय करते हैं? संवैधानिक पद पे वो भी एक माननीय है, वो भी एक इंसान है, संवैधानिक पद पे बैठे हुए बिल्कुल दबाव में काम करते हैं, 100% दबाव में, पूरा देश देख रहा है। आप देखिए कहां कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे पड़े जा रहे हैं, 11 साल में किसी बीजेपी के एक भी नेता के यहाँ छापे पड़े हुए, और कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिए वो दूध के धुले हो जाते हैं। कहाँ कैसे करोगे आपके लीडर से दबाव में काम? बिल्कुल दबाव में काम करते हैं, हर चीज दबाव में काम करती है। क्या राहुल गांधी जी को देखिए आप, राहुल गांधी जी को किस तरीके से फैशन पोस्ट से सजा बुली गई और 10 घंटे भी नहीं हुआ उसके बाद उनकी सदस्यता लंबा कर दी गई। और आप देखिए राजस्थान में एक विधायक को 3 साल की सजा बोल दी गई, और उनको कितना टाइम लगा, कितने बार कागज देखे गए, कितने बार देवनानी जी अध्यक्ष जी ने कहा नहीं अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, और वो कैसी कितनी फाइल तेजी से दौड़ी कि इंटरनेट और वो पुस्तक विमान और वो कई तरह के विमान होते हैं उनसे भी फाइल दौड़ करके दिल्ली पहुंच गई, और राहुल गांधी जी की तुरंत सदस्यता रद्द कर दी गई और उनका बंगला खाली करा दिया गया। ये सब संवैधानिक संस्थाएं क्या है? ये मतलब कांग्रेस के लिए सब चीज लागू होती है। आज कोई बात कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, कभी उसको देश के नाम से जोड़ते हैं, कभी सेना के नाम से जोड़ते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं के नाम से जोड़ते हैं। बात कहां से कहां जा रही है आप देखिए, कहां चीजें जा रही है। आज ये विपक्षों को समझते नहीं है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष विरोध पैदा करती है। आज हम कोई क्वेश्चन पूछने का हकदार नहीं है, क्या आपको जनता ने चुन के नहीं भेजा है? आज जिस तरीके से आज 600 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, तो जरा सी बात को लेकर के अब अपनी बात बोल ही नहीं सकती संसद में या विधानसभा में कहीं भी। जी बिल्कुल, ये देश देख रहा है, देख रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल कोई भी तरीके से संवैधानिक। ठीक है, आपके सवाल को मैं जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा शैलेश जी से, लेकिन उससे पहले राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी देखिए, अभी जो भी सियासी बयानबाजी चल रही है उसमें पूरे केंद्र में कहीं ना कहीं राजस्थान जरूर है, जिन पर आरोप लगाए गए हैं गहलोत साहब की तरफ से, दोनों राजस्थान से, गहलोत साहब चाहे हम धनखड़ साहब की बात करें या फिर अशोक उनके बिरला जी की बात करें, खुद राजस्थान से। और जब इसका पलटवार आया तब भी राजस्थान के पानी का ही जिक्र हुआ धनखड़ साहब की वजह से। राजस्थान की राजनीति को बड़ा ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा स्थायित्व यहां पर रहता है। गहलोत साहब ने भी ये कहा कि राजस्थान में सत्ता को नहीं हिला पाए, बाकी सब जगह हिला गए। तो राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में राजस्थान सत्ता का एक तरह से अलग केंद्र बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि इन सारे प्रकरणों में बार बार राजस्थान का जिक्र होना, क्या लगता है आपको, राजस्थान की मजबूती को ये दिखाता है, या बार बार राजस्थान का जिक्र करना और राजस्थान में इस तरह की चीजें, सियासी बयानबाजी होना, राजस्थान की सियासी कमजोरी, जैसे धीरे धीरे जाके सियासत थोड़ी सी एक अलग दिशा में जा रही है, ये कहा जाए कि उस दिशा में इस राजनीति को ले जाया जा रहा है बार बार राजस्थान का जिक्र करके? देखिए प्रभात जी, ये राजस्थान का मतलब मौजूदा समय में एक सौभाग्य है कि देश के जो 2 बड़े सर्वोच्च पद है इनके संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के जो सभापति हैं कि वो हमारे राजस्थान के हैं। तो ये एक मतलब एक राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है। तो निश्चित तौर पे जब उन पदों पे बैठे हुए लोग, पदाधिकारियों पर आरोप लगेंगे तो ये राजस्थान क्या ही जिक्र होगा। तो राजस्थान के अभी देश के कानून मंत्री भी राजस्थान से है, अर्जुन मेघवाल,
और जो गहलोत जी ने पिछला जिक्र किया कि उनकी सरकार गिराने का और दूसरे राज्यों की सरकारें जो जिस ढंग से अभ्यस्त हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी के लोग ही दूसरे दल में गए, तो ये कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को नहीं संभाल पाई। अब इसमें राजनीतिक तौर पे यदि हम देखें और दूसरे रूप में आकलन करें, क्योंकि प्रभात जी आप तो जानते हो हम लोग राजनीतिक पत्रकार है, तो उस रूप में भी आकलन करते हैं, तो उन्होंने उस बात का जिक्र करके खुद की सरकार गिरने का कहीं ना कहीं सचिन पायलट को फिर लपेटे में लिया कि ये कांग्रेस के मतलब अंदरूनी राजनीति का पिछले कुछ समय से लगा कि चाहे पायलट और गहलोत में अब एक का हो गया, कहीं ना बर्फ पिघली है, लेकिन वो बर्फ पिघल मुलाकात भी हुई अभी जी। तो उस घटनाक्रम का जिक्र करना, तो कहीं ना कहीं फिर वापस से पायलट को कटघरे में लाना, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है कि पायलट का भी कहीं ग्राफ बढ़ रहा है आला कमान की नजरों में, तो ये साबित करना कि देखो साहब ये आप इसको बढ़ा रहे हो पायलट को, तो ये तो एक बार कांग्रेस छोड़ के बगावत पे उतर आए थे, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र करना, और ये एक राजनीतिक सियासी वो है बयानबाजियां, तो उसका एक कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा भी मानता हूं कि उनकी अंदरूनी राजनीति के तौर पे वो कहीं ना कहीं अपने विरोधी गुट जो उनकी पार्टी का ही अंदर का था उसको कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे आला कमान के सामने कि इन्होंने इस तरीके की भी हरकत की, लेकिन वो मैं इतना मजबूती से था कि मैंने सरकार नहीं गिरने दी, कहीं बच गई। तो मैं उस रूप में भी देखता हूं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के अंदरूनी है, कांग्रेस को भी अपनी मजबूती पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता है, सब कुछ है, लेकिन पिछले 10-11 साल में जब से वो विपक्ष के रूप में आई, उसके बड़े बड़े नेताओं में बिखराव क्यों हुआ? स्थानीय स्थलों पर भी देख लीजिए, कई जगह कई राज्यों के जो विधायक हैं वो चले गए। मध्य प्रदेश का ही देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े नेता कांग्रेस के थे, वो उनको संभाल नहीं पाए। और भी राज्यों में, महाराष्ट्र में भी टूट हुई, गुजरात में भी टूट हुई, राजस्थान में भी एक कोशिश हुई कि या गहलोत जी जैसे मजबूत नेता थे या उनका एक अपना व्यापक आधार था, तो उस वजह से सरकार बच गई। जो भी चीजें हैं, तो इसमें ये चीज है, इसमें संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है क्या कर सकता है? राज्यपाल तो एक संविधान से बंधा हुआ है, जिसके पास बहुमत का आंकड़ा होगा तो उसको शपथ दिलाएगा। अब वो 5 बजे दिलाए या कितने बजे दिलाए? आपको पूर्व की एक घटना हरियाणा की मैं याद दिला दूं, भजनलाल और वो देवीलाल के बीच जो टसक हुई थी, देवीलाल के पास बहुमत था, वो चंडीगढ़ में अपने विधायकों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन राज्यपाल तपासे ने जो उस काल में राज्यपाल थे, उन्होंने दिल्ली में शपथ भजनलाल को दिला दी। आप देखिए ऐसी चीजें भी हुई हैं। संविधान मतलब किस तरीके से शपथ चंडीगढ़ में दिलानी थी, लेकिन घंटे 2 घंटे के अंतराल का मतलब समय देके भजनलाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। वहां देवीलाल वो ताकते रह गए। उस समय तो दल बदल कानून लागू भी नहीं हुआ था, तो आधे विधायक जिसकी सरकार बन गई उसके पक्ष में चले गए। तो ये घटनाक्रम हमेशा चलता रहता है। तो ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को देखना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका काम है संविधान की मतलब पालन करना, पालना करवाना, पालन करना और पालना करना। अगर लग रहा है कि कहीं कोई लेकुना रह गया, कि देखिए संविधान में हमेशा संशोधन होते रहते हैं, लगता है कि वक्त के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उनको पूरा किया जाए, तो संशोधन भी किए जाते हैं जरूरत के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई लेकुना है जिसका सत्ता उपयोग करती है, या फिर राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा होता है, शक्तिशाली जिसके दल होते हैं, वो अगर उसका किसी तरह से कोई जोड़ तोड़ निकालकर अपने सियासी मंसूबे पूरे करने के लिए कोई तोड़ निकाले, तो मुझे लगता है इसमें संशोधन की जरूरत होनी चाहिए। चलिए जी, एजेंसियों को लेकर भी सवाल उठाए और कुछ आंकड़े पेश करें। जूली ने कहा कि 190 से ज्यादा ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 2 मामले जो हैं जिनमें चालान पेश किया गया। तो ये आंकड़े पेश करके वो ये कहना चाहते हैं कि ईडी का मामला, ईडी का छापा, ये छापा उस वक्त माहौल बना दिया जाता है, हालांकि बाद में सब दूध के धुले निकलते हैं, और जो नहीं निकलते हैं, जिन पर दबाव होता है, वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। देखिए प्रभात जी, पहले तो मैं राजेश जी ने जो बात कही थी उसका एक जवाब देना चाहूंगा। राजेश जी, 1980 में आपको ध्यान होगा, जैसा इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं कि 3 दिन के अंतर्गत 9 बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया था आपकी पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और शाहबानो केस को किस तरीके से बदला था, फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ये आपको ध्यान होगा। किस तरीके से राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अंतर्गत कैबिनेट में पास अध्यादेश को फाड़ा था, ये आपको ध्यान होगा। किस तरीके से नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के समय में मनमोहन नरसिंह आप समय आंकड़े उठा के देखिए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 356 का कितनी बार दुरुपयोग किया गया। और एक बार बताइए, अब 3 राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता? 11 साल के अंतर्गत क्या हमने कोई सरकार गिराई? तो बताइए आप,
अब बताइए ना। लेकिन दिक्कत ये कांग्रेस के साथ आप लोग स्वीकार नहीं करते। आपने खुद केंद्र के अंतर्गत जब आपके मनमोहन सिंह जी 2G और कोयला घोटाले में नाम आया तो आपने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर आरोप लगाए। चुनाव आयोग को ईवीएम पर आप आरोप लगाते हैं, ईवीएम जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है तो आप जाते नहीं हो। आपका काम केवल राजनीति को विपक्ष के रहकर राजनीति कीजिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। जहां तक प्रभात जी आप कह रहे थे कि ईडी की बात की, तो ईडी के आपको प्रभात जी ने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप आंकड़े उठा के देखिए, जूली जी जो आंकड़े बता रहे हैं, 100% जो ईडी केस दर्ज होते हैं, 3% केस केवल पॉलिटिकल लोगों पे, 97% केस जो ड्रग माफिया पर, जो गैर कानूनी काम करते हैं उन पर, जिन्होंने अवैध संपत्तियां, उन पर केस दर्ज है। केवल पॉलिटिकल लोगों 3% केस दर्ज है। क्यों ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के समय नहीं होती थी? क्या कारण थे? उन पर क्या नहीं करती थी? क्या उनके लोग भ्रष्टाचार में डरे होते थे? जब सरकार ने 4 से 14 के बीच में 12 लाख करोड़ घोटाले किया, क्या ईडी से कार्रवाई करवाएंगे? ईडी को तो दबा के रखा था। दूसरी बात, अगर वो आप बात करते हो ईडी और उनके फैसले की, और जहां तक अगर बात करते हैं कि चुनाव इनकी ईडी, क्या बीजेपी ने, मोदी जी ने ईडी को बनाया था क्या एनडीए की सरकार आने के बाद ईडी का गठन हुआ? अरे ईडी से, जब ईडी संवैधानिक संस्था को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उनको वास्तविक उनकी ये बताया है कि किस तरीके से अगर काम कर सकते हैं तो आप हमारी तरफ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कांग्रेस को दिक्कत यह आ रही है कि जी, मैं आपके सवालों के जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय कम बचा है। राजेश जी, आपने सुना, कुछ सवाल भी उठाए हैं, और जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो 11 साल का वक्त था उसमें 356 का जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा उन्होंने कांग्रेस की सरकार के वक्त ही हुआ था, एनडीए की सरकार के वक्त हुआ था, और 39 बार कांग्रेस की सरकार ने 39 बार उसका 11 साल में इस्तेमाल किया। 11 साल वो और 11 साल ये खुद अपने गिना रहे हैं, तो दोनों की तुलना कर लीजिए आप। और कुछ सवाल उन्होंने उठाए जिसको लेकर आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे। देखिए, आपने भी देखा होगा राजनीतिक दलों के जितने भी छापे पड़े हैं ईडी के, उसमें कोई भी चालान पेश नहीं हुआ है। कोई 1% मुश्किल से चालान पेश होता है। अगर कोई नेता बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो वो दूध में धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन से कमल छाप तारों से नहा करके वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। आप देखिए 11 साल में एमपी में सरकार गिराई इन्होंने। हमारे जैन साहब अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत रखना चाहिए, या कांग्रेस को, जैन साहब आप समझते हो, हम अच्छी बात है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगता है आपको विश्लेषण कम और बीजेपी की बात ज्यादा समझ हुआ। आप देखिए कैसे रहेंगे ये छापे, इनकम टैक्स, सीबीआई, सांप का रस्सी बनाने का नहीं सुना आपने खेल? तो सांप से रस्सी किस तरह से बनाई जाती है, और जो लोग वहां चले जाते हैं ना, उनको चुनाव लड़ाया बीजेपी ने, और फिर भी वो कांग्रेस पर बीजेपी के अंदर चले गए। वो लोग नहीं उनको कोई मंत्री बनाया, नहीं उनको कोई टिकट दिया, तो फिर भी वो बीजेपी में चले गए, आराम से रहे। कैसे चले गए कांग्रेस छोड़कर? उनको क्या मिल गया? किस लोग से गए? लोग नहीं, ये डर है कि डर का माहौल उन्होंने जो पैदा कर रखा है सीबीआई और जल्दी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, इस तरह से लोग आ जाए। ये लोग सारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार का चरम सीमा हो गया, महंगाई क्या हो गई। प्रधानमंत्री जातीय जनगणना बात देख लीजिए, अब 4 महीना पहले प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे बोलते थे कि जातीय जनगणना नहीं होगी, अगर नक्सल बोलते थे, नक्सलवाद बोलते थे, और बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बात होती है। अब वापस वही बात इन्होंने मानी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि जबरदस्त तरीके से, और इनको बात माननी पड़ी, और उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि राहुल गांधी जी की एक सोच थी, दूरगामी सोच थी। आज जैसे आपने सत्ता होती है, कोयले घोटाले की बात कर रहे हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई कोयले घोटाले में, इनकी मन गठन कहानी थी। ये दर्ज आप किसी पे भी करा सकते हैं, डॉक्टर साहब आप पे भी करा सकते हैं, मुझ पे भी करा सकते हैं, परंतु उसका फैसला क्या आया? 2G स्कीम घोटाले में फैसला क्या आया? कितने लोगों को जेल हुई? बातें बनाना, देश को गुमराह करना एक अलग तरह की बात है। जनता समझ चुकी है। देखिए कितनी सीटें बीजेपी की आई और कहां से कहां वापस बीजेपी की सीटें आप ही चलिए। आप तो सीटों में संतुष्ट हो। 50% सीटें राजस्थान की खसक चुकी। मोदी जी की लोकप्रियता आपके सामने थे। आपने राजेश जी, आपने एक भी बार में उदाहरण दिया, इसका जवाब नहीं दिया कि क्या सामान्य केस को आपने क्यों बदला, क्यों 29वां संशोधन आपने किया, क्यों 40वां संशोधन आपने किया, क्यों 42वां संशोधन आपने किया, क्यों आपने कोई भी एक भी जवाब नहीं दिया। आपके पास संविधान की हत्या के इतने उपलब्ध दर्जे हैं कि कांग्रेस से कोई नेता जवाब नहीं दे सकता जो आपने नेतृत्व की हत्या की है। राजेश जी, कौशिक जी, देखिए क्या है, कुल मिला के बातें, चूंकि समय समाप्त हो गया है, मैं माफी चाहूंगा, आप सबको रोकना भी चाहूंगा, लेकिन देखिए राजनीतिक बयानबाजी, राजनेता अपना धर्म भी समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को और सभी राजनेताओं को कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जो कागजों पर नहीं लिखी जाती हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कागजों पर नहीं लिए जाते। ये हमारे जो राजनीतिक शुचिता है वो हमारी इन सीमाओं को तय करती है। तो मुझे लगता है कि जब भी सवाल उठाए जाए, उस राजनीतिक शुचिता की जो
अनदेखी सीमा है जो दिखती नहीं है, उसके दायरे में सवाल उठाए जाने चाहिए। आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन उसकी सीमा क्या है वो हमको राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए। अगर आरोप लग रहा है उसका उसी दायरे में जवाब दिया जाना चाहिए। अगर किसी संवैधानिक पद पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल पर किसी पर आरोप नहीं लग रहा है, क्योंकि वो राजनीति से सीधा कोई सरोकार नहीं रखता। ये इन सबसे बचना चाहिए। उसके बाद आप राजनीति करें, स्वागत है आपका। राजनीति नहीं करेंगे तो आई किस लिए हैं आप? काम है विरोध, अगर विपक्ष है तो उसका काम है कि सत्ता पक्ष की जो कमियां उनको उजागर करे, जनता की आवाज को सामने लेकर आए। और सत्ता पक्ष का काम है कि अगर कोई उस पर आरोप लगाया जा रहा है तो उसका जवाब दे, उनका निराकरण, उनका जवाब उनके पास क्या है सकारात्मक तरीके से वो देने की कोशिश करे। लेकिन कुल मिलाकर जो भी संविधान से जुड़ी हुई बंधी हुई जो पद हैं, जो शक्तियां हैं, उनको इन सबसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल नमस्कार।